ये वो बैसरन घाटी है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निहत्थे लोगों की हत्या की। यहाँ पर भी खून के निशान अभी भी ताजा हैं। ये जो धब्बा लगाया गया कश्मीरियत पे, इसको धुलने में काफी टाइम लगा। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये वो जगह है जहां वो लड़की बैठी थी जिसकी तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगर ये भी पता होता हम लोगों के, पहलगाम के, खासतौर पहलगाम के लोकल लोगों के कि ऐसा होगा हमारे टूरिस्ट पे, हमारे मेहमानों पे, हम अपना जान गंवाते मगर उनका जान गंवाने नहीं देते। शर्मिंदगी हमें इस चीज से है कि वी आर फ्रॉम कश्मीर। अब इस जगह में कोई सुकून महसूस नहीं हो रहा। हम तो जिंदा है मगर इसको कहते हैं जिंदा मुर्दा है, क्योंकि हमारा जो अभी खाने का चावल उबल रहा था, अब खाने के लिए तैयार हो रहा था, अब हम खाने वाले थे उसमें जहर डाल दिया। लोगों की जिंदगी में धूप रोशनी लेकर आती है, आपकी जिंदगी में जो अंधेरी लेकर आए। बैसरन घाटी की ये हवाएं अब डर का एहसास कराती हैं। यहाँ हर तरफ खून के धब्बे हैं और ये देख के बशीर बद्र का वो शेर फिर मौजू हो जाता है। कश्मीर की हवाओं में अब साए एक खौफ बसता है, हर शाख पे बिखरा है बस रंग खून रसता है। श्रीनगर से पहलगाम NH44 से होते हुए आप जाते हैं तो ये लगभग 90 to 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये NH44 ही चल रहा है? जी, ये अभी NH44 ही है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है पहलगाम। ये आ गया हमारा पहलगाम। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी और आज देखिए पूरा सुनसान। हम यहाँ से बैसरन जाएंगे और वो रास्ता आपको दिखाएंगे, वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ ये घटना हुई, वहाँ क्या मंजर रहा होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। इस बोर्ड में जानकारी दी गई है कि पहलगाम जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से बैसरन 7 किलोमीटर ऊपर है और बैसरन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो ग्रीन कारपेट हैं, जो मिडोज़ है, वो स्विट्ज़रलैंड की याद दिलाते हैं। तो यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए लोग बैसरन घाटी तक जाते हैं। आपको लेकर चलते हैं, देखिए आप हमारे साथ। पूरे रास्ते का हाल देखिए। अगर एम्बुलेंसेस यहाँ से गई हुई होंगी, वक्त क्यों लगा उसका जवाब आपको रास्ता देखकर ही पता चल जाएगा। इस पूरे रास्ते पे ना कीचड़ है क्योंकि धूप यहाँ तक पहुँचती नहीं है। 22 अप्रैल को जिस दिन यहाँ अटैक हुआ उस दिन ये रास्ता और ज़्यादा ख़राब था क्योंकि 3 दिन पहले खूब बारिश हुई थी, और ज़्यादा कीचड़ था और ज़्यादा दलदल से ये रास्ता बना हुआ था। लोगों के जूते छूटे हुए हैं, यहीं से ही भागे होंगे वो। पानी की बोतलें दिख रही हैं। आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद बैसरन घाटी का वो टॉप आ जाएगा जहाँ पर वो घटना हुई। पर वहाँ पहुँचने से पहले हमें निशानियाँ दिखने लगी हैं। आगे गेट दिख रहा है, देखिए यही है वो एंट्री गेट। आसपास ये जो आपको दिख रही है मेरे उस तरफ, ये है बैसरन घाटी। ये वो बैसरन घाटी है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निहत्थे लोगों की हत्या की, उन पर गोलियां चलाई, ओपन फायरिंग की, कई लोगों को निशाना बनाया। आप आसपास सबसे पहले नजारा देखिए। अब देखिए यहाँ अगर ओपन फायरिंग हो रही होगी, आप उस वक्त का मंजर अगर इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं है, ये खुला मैदान है। यहाँ से NIA की टीम सैंपल्स लेकर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग जांच करके जा चुके हैं। तो उन लोगों ने कुछ ऐसे स्पॉट्स ट्रैक डाउन किए, वहाँ पर खुदाई की है जहाँ पर लोगों की हत्या हुई।
ये वो जगह है जहाँ वो लड़की बैठी थी जिसकी तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसके हाथ में चूड़ा था, मेहंदी थी, और वो अपने पति की लाश के बगल में खामोश बैठी हुई थी। उसकी शांति में चीख से ज्यादा शोर था। और ये ठीक वो जगह है, आप जब उस तस्वीर से इस जगह को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा पीछे ये जो वी बना हुआ है ना, वो देखो वाइट कलर के वो जो दो ऐसे खोखे से बने हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर में भी यही दो खोखे नजर आते हैं। NIA की टीम ने यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी डेड बॉडीज से जिन लोगों को गोली लगी है उन जगह को ऐसे आइडेंटिफाई किया है, यहाँ से सैंपल्स लिए होंगे इसलिए खोद के छोड़ा। बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उस लड़की का बयान यहाँ आकर बार बार कानों में गूंज रहा है कि मैं भेलपुरी खरीद रही थी, मेरे पति वहाँ खड़े थे, आतंकी आए, वर्दी में आए, मेरे पति का नाम पूछा और उन्हें गोली मार दी। ये उस बयान के पीछे की निशानियां। उस घटना के दिन के जो वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं, अगर आप उन वीडियोस की कड़ियों को जोड़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जो पीछे जंगल सा दिख रहा है, यहाँ से वो आतंकी आए और यहाँ से लेके एक वीडियो में आप देखिए ये जो गेट है और उसके बाजू में ये शेड सा जो बना हुआ है, यहाँ पर भी एक आदमी के सिर पर गोली मारी गई है। तो ये आप हम यहाँ खड़े होकर देख समझ सकते हैं कि यहाँ से वहां तक आने जाने में, वो जो जंगल से दिख रहे हैं वहां से लेके ये गेट तक आने जाने में ही कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करके लगेंगे। तो कितने देर तक यहाँ फायरिंग हो रही थी, कितने देर तक लोगों को निशाना बनाया जा रहा था और कितने देर तक यहाँ कोई उनकी चीख पुकार सुनने वाला, मदद करने वाला नहीं था, वो सोचिए। क्योंकि ये केवल 2 मिनट 5 मिनट में हुई घटना नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर हम बस चलने में जितना समय लगता है, इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगता है, उसके आधार पर भी देखें तो कम से कम 15 मिनट तक यहाँ फायरिंग चल रही थी। लोगों से नाम पूछा जा रहा था, उनको टारगेट किया जा रहा था और ये क्लियरली टारगेट किलिंग थी। आप जब ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं मारा गया या धर्म देखकर लोगों को नहीं निशाना बनाया गया, ये कहकर आप इस फैक्ट को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सच यही है कि टारगेट करके मारा गया। जो वीडियोस हमने देखे उसमें लोगों के पैंट उतरे हुए हैं। एक 6 साल का बच्चा ये बात बता रहा है, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और इसके साथ ये भी सच है कि आदिल जैसे लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आए थे घोड़े पे बैठाकर, वो सीधे आतंकी से लड़ गए। इस घटना में 26 लोगों में एक कहानी आदिल की भी है। आदिल आतंकियों से भिड़ गए, गन जो आतंकियों के हाथ में थी उसे छीनने की कोशिश की और जब वो अपने साथ आए टूरिस्ट को बचाने लगे तो उनको 4 गोलियां मारी गई। आदिल जैसे जाबाज, आदिल जैसे बहादुर लोगों की भी कहानियां हैं, लेकिन आदिल इसलिए निशाना नहीं बनाए गए कि आदिल मुसलमान थे। आदिल इसलिए निशाना बनाए गए क्योंकि आदिल उन लोगों को बचा रहे थे जिन लोगों को गोली पहले मारी गई, या जो 25 लोग हैं जिनकी इस घटना में मौत हुई है, उन 25 के 25 की टारगेट किलिंग हुई है। तो आप इस फैक्ट को अगर डिनाई कर रहे हैं तो आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जो हकीकत है उसे स्वीकारना चाहिए। शब्द कम पड़ रहे हैं यहाँ, और वाकई शब्द कम पड़ रहे हैं। कोई है नहीं यहाँ कुछ बोलने बताने के लिए। हमारी कोशिश थी कि हम बैसरैन घाटी तक पहुंचे। यहाँ जो मंजर रहा होगा उसको थोड़ा और करीब से जान समझ पाएं। इस घटना से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन्होंने जो देखा, जो सुना, उस आधार पर हम उस दिन की घटना को समझने की कोशिश करें। इसी मकसद से हम यहाँ पहुंचे थे। वो हमने जो देखा, जो महसूस किया, आप तक पहुंचाया। यहाँ से निकल के अब जरा ये पता करने चलते हैं, ये देखने चलते हैं कि यहाँ सबसे नियरेस्ट आर्मी कैंप कहाँ था। क्योंकि यहाँ तो कोई सिक्योरिटी, कोई आर्मी, कोई जवान ना उस दिन थे ना रहते हैं।
ये बात यहाँ के जो लोकल पोनी वाले हैं, होटल वाले हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन्होंने बताया कि ये क्योंकि चहल पहल वाला स्पॉट है, यहाँ हमेशा टूरिस्ट आते हैं, कभी सिक्योरिटी देखी नहीं। पर ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रहा है। हम श्रीनगर के रास्ते पहलगाम पहुँचे, हमें हर 1 किलोमीटर पर हाथ में गन्स लिए आर्मी वाले नज़र आए। लेकिन जो इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले कोई क्यों नहीं थे, ये सवाल है। आप आदिल हैं जो सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में एटीवी व्हीकल लेके थे, ये सही बात है? जी बिल्कुल, हम 10 से 14 लड़के हैं जो मतलब एटीवी चलाते हैं यहाँ पहलगाम में। 13 या 14 लड़के हम टोटल चलाते हैं यहाँ पे एटीवी। 7 किलोमीटर की पहलगाम से ऊपर चढ़ाई है। जी जी। सबसे नियरेस्ट सीआरपीएफ कैंप हमें यहाँ नीचे दिखता है। नियरेस्ट कैंप तो सीआरपीएफ कैंप ये बगल में है, हिल टॉप होटल के पास, हाँ। जो फॉर्चून अभी नाम से है। आर्मी कैंप और पुलिस वाले का थाना कहाँ, कितने दूर? पुलिस स्टेशन तो इस साइड में पड़ता है, जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर ही पड़ता है पुलिस स्टेशन। और आर्मी कैंप जो सबसे करीब, जो बैसरन से सबसे करीब पड़े, वो मैंने बैसरन से करीब नहीं है। यहाँ पे आर्मी कैंप एक ही है, वो है लिद्रू में। वो यहाँ से है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर नीचे। तो सबसे करीब फोर्स बैसरन घाटी से केवल सीआरपीएफ का कैंप है जो 7 किलोमीटर नीचे था। बस यही एक कैंप है जो नजदीक में पड़ता है, और मतलब दूसरा कैंप उस साइड में पड़ता है, ये नजदीक पड़ता है। आपको भी पुलिस ने कांटेक्ट किया था? जी जी बिल्कुल, हम अपने मतलब कस्टमर्स के साथ बिजी थे उस टाइम। हम मामलेश्वर टेम्पल के पास थे, जो ही एसएचओ साहब ने कॉल की, फिर हमने अपने कस्टमर्स भी मामलेश्वर टेम्पल के पास ही छोड़ दिए। उसके बाद हम सीधे थाने चले गए, थाने से फिर सीधे ऊर बाईसरूम के एसएचओ को लेकर गए थे आप? जी बिल्कुल। जो एसएचओ साहब ने वहाँ पे मंजर देखा, वो खुद रो पड़े हैं। एसएसपी साहब खुद रो पड़े हैं, वहाँ वो मंजर देख के खुद रो पड़े हैं। इंसानियत का कत्लो गारत जब हमने देखा तो मतलब आंखों से अभी भी आंसू आ रहे हैं। यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे 3 से 4 हजार लोग थे। वो 3 से 4 हजार लोग नीचे कैसे आए? वो घोड़े वालों की मेहनत है, वो नहीं दिखती है। अगर वो वीडियो बनाते तो वो मेहनत दिखती, मगर जो मेहनत उन लोगों ने की है, फोटोग्राफर्स ने मेहनत की है, शाल वालों ने मेहनत की है, वहाँ पे उनको नीचे लेके आए। जो दुकान चलाते हैं वो लोग नीचे लेके आए लोगों को। आप खाली सज्जाद को एक वीडियो में देख रहे हो, आप सज्जाद के बगैर रईस को देखो, आप वहीद साहब को देखो, आप निसार साहब को देखो, जो घोड़े वाले जो लेके आए, अपने कंधों पे लेके आए, अपने गेस्ट्स को लेके आए, आप उनको देखो। वो तो वीडियो एक वायरल हुआ, बाकी घोड़े वाले दिखे नहीं। जो भागते आए, जो उनको लेके आए, जो पकड़ के लेके आए, वो चीज नहीं दिखेगी आपको। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले हमला होने के बाद वहां मदद पहुंचाने के लिए गए थे। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद जी, आप उस वीडियो में दिख रहे हैं जहां पर लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे, और आप वहां पर पहुंचे हुए दिख रहे थे। क्या कहानी है, क्या हुआ था? मैं वहां पहुंचा हूं, जो ही मुझे कॉल आई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। आप देखिए, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं, उसने कहा कि आपको पता होगा। जब आप सबसे पहले वहां पहुंचे थे, क्या मंजर देखा आपने? मैंने मंजर देखा, कयामत जैसा मंजर था। सदमा आया मुझे, इतना सदमा आया मुझे, चक्कर आया कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं है। मुझे पीछे से वीडियो बना रहा था, मैं सिर्फ मैसेज और फ़ोन करता था एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएचओ साहब से, वो भी आ रहे थे। मैंने उनको बोला आप नज़दीक आ जाए, क्योंकि हमारा दिल घबरा रहा है। वो भी जल्दी में आए हैं, और मैंने यही कोशिश की घोड़े वालों से, इनको 20-25 घोड़े वालों को छोड़ा, उनके थ्रू से हमने रेफ़र किया है। तो मेरे साथ और एक लड़का निकला, और हमने अपने आप को सज्जाद, जिसके कंधे पे आपने वो वायरल जो फोटो हुआ है, जिसके कंधे पे वो जख्मी था, और उसके बाद में दूसरे साइड से और 2 लोग आए, रईस अहमद और सज्जाद अहमद लोन। फिर टूरिज्म पुलिस आया और पुलिस भी पहुंचा एक साथ। जब ये घटना हुई, इसके बाद कितना वक्त लगा आप लोगों को ऊपर पहुंचने? 25 मिनट। नीचे से पहली मदद 25 मिनट बाद पहुंची? 25 मिनट बाद पहुंची। इसमें पैदल चलना पड़ता है और चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। और आप लोग जब पहुंचे उसके कितने देर बाद वहाँ पुलिस पहुंची? 10 मिनट। उसके 10 मिनट बाद, क्योंकि उसको 5 किलोमीटर के ट्रैक से आना पड़ा, हम 3 किलोमीटर के ट्रैक से गया, शॉर्टकट से। इस घटना का सबसे प्रत्यक्ष तौर पर असर जो पहलगाम में दिख रहा है, वो तो ये कि सारी दुकानें बंद हैं, सारी शॉप्स बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं, आम घरों से निकलकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम चलता ही टूरिस्ट की वजह से था। यह हमला टूरिस्ट के साथ साथ हम पर भी हुआ है। अगर ये भी पता होता हम लोगों के, पहलगाम के, खासतौर पहलगाम के लोकल लोगों के कि ऐसा होगा हमारे टूरिस्ट पे, हमारे मेहमानों पे, हम अपना जान गंवाते मगर उनका जान गंवाने नहीं देते।
और मेरी तरफ से यही एलजी साहब नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश रहेगी, जिन दरिंदों ने ये किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो यहाँ के लोग हैं, कश्मीर के लोग, हम तो जिंदा है मगर इसको कहते हैं जिंदा मुर्दा हमें, क्योंकि हमारा जो अभी खाने का चावल उबल रहा था, अब खाने के लिए तैयार हो रहा था, अब हम खाने वाले थे उसमें जहर डाल दिया। इससे अच्छा था उन पे नहीं करना था, उनको हम पे करना था। अब देख लीजिए इतने पहलगाम के लोग हैं, सब अपसेट है, सब रोने के लिए तैयार है। हर तरह से जो है ना हम लोग ही पिसते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक टैग है, वी गाइस आर कश्मीरी। क्या सबूत दें आपको अपनी देशभक्ति का? हमारे पास आदिल जैसे लोग हैं, सजाद जैसे लोग हैं। एक जान ही होती है ना इंसान के पास सबसे प्यारी, वो भी दे चुके हम लोग। और क्या चाहिए आपको ये साबित करने के लिए वी गाइस आर इंडियन? कल से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल भी चल रहा है, वो यह है कि एक तरह से हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एक सुरक्षित हाथों में हैं, और दूसरी तरफ पहलगाम जैसे इंसिडेंट होते हैं। ये बहन जो कल यहाँ पे हनीमून मनाने आई थी, अकेले उनको घर लौटना पड़ा। हमारे दिल जल रहे हैं। हमें दुख इस चीज़ का नहीं है कि हमारा बिजनेस बंद हो गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें, इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ेगा ज़रूर इस चीज़ से हमको, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले ये देखना आखिर वो कब वो अपना इंसाफ मांगेगी। उसको तो इंसाफ चाहिए ना, जिसको आप जानते भी नहीं है उसके ऊपर गोली चलाते हैं। एक इंसानी अकल तो नहीं कर सकती। भाईचारे को ख़त्म करने के लिए लोग यहाँ पे बड़ी एजेंसी चल रही है, ये हम लोगों को समझना है। अब जाके आप मेरे कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाहर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या मिलेगा उससे? तो मैं उस इंसान को जिसने कल यहाँ पे अनह्यूमन एक्टिविटी की है, उस इंसान में और जो मेरे कश्मीर के बच्चों को मार रहा है, उस इंसान में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। फैक्ट है ये, आप ये चीज़ बंद करिए। हम लोग एक देश में रहने वाले लोग हैं, आओ फिर से मिल के इस जन्नत को जन्नत बनाएं। ये मेरी मैसेज है। हमने बहुत यतीमों को देखा है कश्मीर में, बहुत लोगों को देखा है अपने आस पड़ोस में यतीम होते हुए। ये सब जो कॉन्फ्लिक्टेड जगह है, इसमें यहाँ के लोगों के जहन पे बहुत तासीर पड़ता है। हमने अपने बचपन में लाशें देखी, वो सब चीज़ें अब हम भूल रहे थे, लेकिन वापस हमें ऐसा लग रहा है कि वैसे हालात हो रहे हैं। पिछले 35 या 36 साल से यहाँ पे हालात खराब, ठीक है, कश्मीर में हमने वो टाइम भी देखा है, यहाँ पे हर एक आदमी, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे गन था, ठीक है। आजकल तो मिलिटेंट हैं गिने चुने, 5, 6, 10 या 100 इतने ही हो गए। जब यहाँ पे हर घर में गन था, उस टाइम पे भी किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ। हमें लगता है ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, सिंपल टेररिस्ट अटैक नहीं है, जैसे ट्रेड वार अगेंस्ट अस, जो हम हमारी साइकोलॉजी जो कहती है। 4 दिन में मेरा 16 लाख रुपया एडवांस वापस जा चुका होटल। 3 करोड़ की मेरी लीज प्रॉपर्टियाँ हमारी, 2-3 भाई हमारे, ये भी है मेरे साथ में। जो आप ग्राउंड पे जो रियलिटी है ना वो दिखा। हम नहीं कहते हैं हमारा पक्ष दिखा या और किसी का पक्ष दिखा, नहीं। कुछ मीडिया चैनल्स उन्होंने बेसिकली, हमारा नुकसान इस वजह से ज़्यादा नहीं हुआ जितना हमें उन मीडिया चैनल्स की वजह से होगा, ठीक है। जिसने आदिल शहीद जो हो गया, ठीक है ना, उसके पास चॉइस था। टूरिस्ट के पास जिसको ऊपर अटैक हुआ ना, उसके पास चॉइस नहीं था बचने, क्योंकि जो आया था वो उसी को मारने आया था, ठीक है। लेकिन आदिल के पास चॉइस था बचने का, था। अगर वो बोलता कश्मीरी हूँ, मुसलमान हूँ, मैं भी उसको छोड़ देती। जो मीडिया दिखाता है, आदिल के पास चॉइस था, लेकिन आदिल ने क्या चूज किया? 500 रुपया दिन में कमाने वाला घोड़े वाला। हमारी तो बात ही नहीं है, हमारी तो बैकबोन है ये। पहलगाम के कुछ टूरिस्ट हैं जो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 2 टूरिस्ट हमें मिले। क्या नाम है आपका? फरहाना, आप कहाँ की रहने वाली है? केरला। आप पहलगाम से आ रहे हैं। We were like 4 kilometers away. Like we were on the way to Aru Valley. But when we heard about it and the locals, we didn't know the extremity of it. We were so shook and upset by it. Like नींद नहीं आ रही थी कि क्या होगा। हमारे साथ में एक बंदा रुका हुआ था हॉस्टल में ही, वो लगभग 50 मीटर ही दूर था जब ये हुआ था। तो वो तो बुरी तरीके से डरा हुआ था और सबको बता रहा था कि ऐसा 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 हुआ है। वीडियो में मैंने भी देखा कि जब कोई नहीं था हेल्प करने को, तो वहाँ के लोकल्स और घोड़े वाले, टैक्सी वाले वही सब कुछ कर रहे थे, उठा रहे थे, पानी पिला रहे थे। पर हेल्प आने में उस लड़के ने मुझे बताया कि 30 से 40 मिनट लग गए। उससे पहले उन सबको वही लोकल्स ने संभाला है।
अब आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने ले चलते हैं जिसने इंसानियत को बचाया। एक तरफ जहां आतंकी धर्म पूछकर लोगों को निशाना बना रहे थे, वहां इस लड़के ने बिना किसी का धर्म देखे इंसानियत को बचाना चुना। ये कहानी है आदिल शाह की। आप आदिल के पिता हैं? हाँ जी, मैं उसका पिता हूँ। भी 2-3 दिन मुकम्मल जा रहा था, फिर बाद में बारिश हो गई 3 दिन। जब बारिश ख़त्म हुई तो उसी दिन धूप हो गई। अगर धूप ना होती तो क्या पता वो नहीं जाता, लेकिन धूप के कारण वो चला गया। लोगों की जिंदगी में धूप रोशनी लेकर आती है, आपकी मेरी जिंदगी में धूप अंधेरी लेके आए जी। वहाँ पे हम नहीं थे, लेकिन सुनने से हमने सुना। जब ये ऊपर पहुँचा तो इसी के ग्रुप पे अटैक हुआ। क्या हुआ, ग्रुप में जो उनका आदमी था उस पे गोली चल गई तो वो गिर गए। उसने उसको उठाया और उठाकर उनसे कहा कि आप इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारे, इनकी क्या गलती है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या पता उसने सोचा दूसरे का घोड़ा है, ये घोड़ा मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तो मुझे घर में उतनी सूरत नहीं है। यहाँ ये भी सोचा होगा कि यात्री हैं, इन पे अगर कुछ हो गया क्या पता मैं फंस जाऊंगा। क्या सोचा, ये उसका पता है क्या हुआ तो क्या नहीं। जब वो उसकी बॉडी यहाँ पहुँची, हमने उसका गुस्ल दिया। उसकी इन 2 उंगलियों पे निशान, काले काले निशान और थोड़ा जख्म था। उससे भी हमें पूरा महसूस हुआ कि इसने बंदूक को या किसी चीज़ को छीना है इनसे, इसीलिए इस पे ये निशान लगे। आदिल के शरीर में एक गोली गले में थी, 2 सीने में थी और इस बाजू का ये जो गोश्त है ये कुछ नहीं, सिर्फ हड्डी थी। ये गोश्त सब खत्म था। दुख तो एक चीज़ का दुख भी है, इसकी जान जाने का। दूसरा फक्र भी है इससे लोगों की जान बचने का। जैसे मुझे इस वक्त दुख है, ऐसा उन लोगों पे भी है जिनकी जानें चली गई। हमको इंसानियत का दुख होता है। ये आदिल के पिता की कहानी है, जो कह रहे हैं कि मेरे हिस्से जो धूप आई वो मेरे लिए अंधेरा लेकर आई, लेकिन मुझे दुख के साथ साथ फक्र भी है कि मेरे बेटे की जान किसी को बचाने के काम आई, किसी को लेने के नहीं। अब आपको एक और किरदार से मिलाने ले चलते हैं। इनकी कहानी तो तब सामने आई जब यहाँ से टूरिस्ट सेफली अपने घर पहुँच गए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखकर उस घटना के बारे में बताया, नज़ाकत की बहादुरी के बारे में बताया। 1-2 फायर हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ, तो मैंने बोला कि पता नहीं पटाखे होंगे क्या होंगे, क्योंकि ये पीसफुल जगह थी, सेफ जगह थी, ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। फायरिंग ज़्यादा बढ़ी तो हम सारे लोग, आधे लोग नीचे लेट गए। फायरिंग आगे बढ़ी, पीछे से कुछ फोटोग्राफर लोग भागे नेट से, तो कुछ लोग भागे। वहाँ से थोड़ा नेट भी कटा हुआ था, तो मैंने भी उनको, लकी भैया को, टीटू भाई की बेटी को और लकी भैया के बेटे को उठा के और उनका हाथ पकड़ के वहाँ से निकला। सही सलामत 11 के 11 लोगों को हमने होटल में लाया और होटल से उठाया। हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में हमने लेट हमको पता चला कि जिस इसमें मतलब हमारा जो ब्रदर कज़िन था, वो मामे का लड़का था हमारा, वो भी मतलब इसी फायरिंग के दौरान उसकी भी डेथ हो गई, आदिल हुसैन शाह। तो मैंने जनाजा भी नहीं पढ़ पाया, बदकिस्मती थी हमारी, हमने जनाजा भी नहीं पढ़ पाए उसका। इधर था, मैंने भी देखा कि मेरे सामने मौत है, तो मैंने यही सोचा अपनी जान से बेहतर, मतलब मुझे अपनी जान का परवाह नहीं था। जो गेस्ट मेरा नाम लेके आए थे, मैंने सोचा उनको बचाना मेरी जवाबदारी है और मुझे मतलब अपनी जान से उनकी जान की फिक्र। तो ये 22 अप्रैल के दिन की पूरी कहानी थी। जो भी तस्वीर आपने इस कैमरे के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखी, हम इसमें हमारी कोशिश थी कि हर पहलू को जस का तस आप तक पहुंचाया जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहां पर टारगेटेड किलिंग हुई। पहलगाम में, बैसरन घाटी में लोगों से नाम पूछकर, उनका धर्म जानकर उनकी हत्या की गई। 26 लोगों की जिनमें हत्या हुई है, उनमें से एक नाम आदिल का भी है। आदिल की मौत का शोक भी पूरे भारत में उतना ही है जितना 25 लोगों की मौत का है। लेकिन हमें ये स्वीकार करने में, ये बात मानने में, ये बात बोलने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए कि वहां पर टूरिस्ट का नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें टारगेट किया गया। ये क्लियरली टारगेटेड किलिंग थी। उन 25 लोगों की जो हत्या हुई वो उनके धर्म की वजह से हुई। 26वें आदिल की हत्या हुई
उनके धर्म की वजह से नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो टूरिस्ट को बचा रहे थे, क्योंकि वो आतंकियों को रोक रहे थे। आतंकियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों की एक कायराना हरकत है कि वो धर्म के आधार पर किसी को टारगेट कर रहे थे। ये हमें और आपको सीखना है कि क्या कायराना हरकत है और क्या कायराना हरकत नहीं। इस देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अमन, चैन और शांति की है। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम था जो असल तस्वीर है वो आप तक पहुंचाना। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे एजाज थे, मैं सोनल हूँ। आपको जस्ट ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताइएगा।